हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने नीट 2026 के लिए जो एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसके पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज तक हमने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में कल की क्लास में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, ह्यूमन फिजियोलॉजी का। जो फर्स्ट चैप्टर आपकी बुक में ह्यूमन फिजियोलॉजी का 40 नंबर चैप्टर, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। उसकी एक क्लास हमने कल की क्लास में देख ली। कुछ टॉपिक उसके कल की क्लास में देख ली थी। 2 टॉपिक देखे थे बेसिकली हमने। फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन था, सेकंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाला टॉपिक था, और उसके बाद में जो टॉपिक था वो था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वाला। कल का थोड़ा सा अगर मैं रिकैप करूँ 5 मिनट लगेंगे, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ही हमने एनसीईआरटी को स्टार्ट किया, ओपन किया, उसमें चैप्टर का नाम देखा मैकेनिज्म ऑफ क्या था, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। उसके बाद में जैसे ही हम एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एनसीईआरटी बोलते हैं कि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए, कैटाबॉलिक रिएक्शंस में, लाइक ग्लूकोज को तोड़ना है, अमीनो एसिड को तोड़ना है, फैटी एसिड को तोड़ना है। तो कैटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है, मतलब कट करना, मैंने बताया था ना, कैटाबॉलिक को कट करने से याद रखोगे, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना। तो उन कैटाबॉलिक रिएक्शन में हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज को तोड़ते हैं मान लो, तो उसमें क्या बनता है, एनर्जी बनती है। उस एनर्जी को तो हम यूज़ कर लेते हैं वर्क करने में। साथ में एक गैस बनती है जिसका नाम है CO2, जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के लिए, जिसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि क्या कर सके, हम कॉन्टिन्यूसली हमारी बॉडी को ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करवा सके और CO2 जो हमारी बॉडी में बन रही है उसे बाहर निकाल सके। तो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में एटमॉस्फेयर से अंदर लेके आना और CO2 को हमारी बॉडी से बाहर निकालना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। और इसे कॉमनली नॉन हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फिर एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि आप अपना हाथ अपनी चेस्ट पे रखो, आप फील करो कि आपकी चेस्ट अप एंड डाउन हो रही है। तो वो क्या हो रहा है, तो वो हम ब्रीथ करें तो इसकी वजह से हो रहा है। फिर एनसीईआरटी हमसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ आप ब्रीथ कैसे करते हो। फिर एनसीईआरटी खुद ही बोले कि ठीक है, हम इस चैप्टर में आगे डिस्क्राइब करेंगे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा ह्यूमन का, और आप ब्रीथ कैसे करते हो, मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, वो टॉपिक इंट्रोडक्शन वाला कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद में आते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में एनसीईआरटी ने सबसे पहले लिखा है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है वो कहीं ना कहीं वेरी करती है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। किस पे डिपेंड करता है वो डिफरेंस, एक तो उस एनिमल का हैबिटेट क्या है, उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है, और एक उस ऑर्गेनिज्म का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जैसे सबसे पहले एनसीईआरटी लिखे कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे स्पॉन्जिस हो गया, सिलेंटेटा हो गया, फ्लैटवर्म्स हो गया, उनमें क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन होता है उनकी पूरी बॉडी से डिफ्यूजन के थ्रू तो ऑक्सीजन और CO2 डिफ्यूज हो जाती है। फिर एनसीईआरटी लिखते हैं कि जो इंसेक्ट है, जो आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट आते हैं, उसमें क्या होता है, एक ट्रेकियल सिस्टम मिलता है, ट्यूबल्स का नेटवर्क मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर केयर का उनमें क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि एक्सचेंज होता है। और फिर एनसीईआरटी साथ में बोलती है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स में लाइक क्या गया, आर्थ्रोपोड आ गया, और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और जो मोलस्क है उनमें क्या मिलता है, हमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलती है, वेस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, वो वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम बोलते हैं गिल्स। और गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, वो रेस्पिरेशन होता है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क में। और एनसीईआरटी ने एक लाइन और भी लिखी है कि जो अर्थवर्म है उसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो उसकी मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू होता है। ठीक है मैम। फिर एनसीईआरटी लिखते हैं कि एक वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ने यूज़ किया लंग्स के लिए, जिसके द्वारा जो ब्रीथिंग होती है उसे पल्मोनरी ब्रीथिंग बोलते हैं। और ये किस में देखने को मिलता है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जो धरती पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, उनमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिर एनसीईआरटी बोलते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो फिशीज़ है उनमें तो लंग्स से गिल्स से होगा। जो फिशीज़ हैं वर्टिब्रेट में उनमें तो गिल्स से ब्रीथिंग होगी, और जो बचे के बाद में एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स उनमें क्या होगा, उनमें लंग्स के थ्रू क्या होगा, ब्रीथिंग होगी। फिर एनसीईआरटी बोलती है कि जो एम्फीबियन में जो फ्रॉग है उसमें मॉइस्ट स्किन से भी क्या कर सकता है, वो ब्रीथ कर सकता है, गैस का एक्सचेंज करता है। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो 3 टाइप के रेस्पिरेशन होंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मॉइस्ट स्किन से होगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स होगा, और ब्रैंकियल रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स होगा। तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद में जो एनसीईआरटी में टॉपिक है वो है कौन सा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एनसीईआरटी लिखे कि जो हमारे बाहर 2 नाक के छेद है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है, वहाँ से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है। और जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है, हमारे 2 नाक के छेद है, वो बाहर अंदर जाके खुलते हैं नेजल चैम्बर में, थ्रू द नेजल पासेज के थ्रू नेजल चैम्बर में खुलते हैं। फिर आगे जो पार्ट आता है वो होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन पाथ है फूड और एयर के लिए। फेरिंग्स आगे जाके ट्रेकिया में खुलता है, और ट्रेकिया लैरिंग्स से होता है, वो क्या खुलता है, ट्रेकिया में खुलता है। लैरिंग्स जो है उसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वहाँ से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है।
जो वॉइस बॉक्स है हमारा लाइनिंग्स है वो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। वॉइस बॉक्स की जो ओपनिंग है उसे हम बोलते हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर ऐसे एक ढक्कन लगा हुआ है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस इलास्टिन कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। मैम ये क्या करते हैं मैम, इसका काम है बच्चों हम फूड को रोकना, प्रिवेंट करना, विंड पाइप में ना चला जाए। इसलिए जैसे ही फूड आता है तो खाना निकलता है तो क्या करता है एपिग्लोटिस ऐसे इसको ढक लेता है कि जिससे खाना क्या है हमारी विंड पाइप में ना चला जाए। ठीक है, ये एपिग्लोटिस का काम हो गया। फिर उसके बाद में क्या स्टार्ट हो जाती है मैम, ट्रेकिया स्टार्ट हो जाती है। ट्रेकिया हमारी बॉडी में एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्रा, कौन सी थोरैसिक वर्टिब्रा, 5th थोरैसिक वर्टिब्रा पे जाके 2 पार्ट में डिवाइड होती है, राइट और लेफ्ट में। एक पार्ट तो राइट लंग में चला जाएगा और एक पार्ट लेफ्ट लंग में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या ध्यान रखना, प्राइमरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस भी बोलते हैं। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई आगे जाके टूट जाती है सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे जाके टूट जाती है टर्शियरी ब्रोंकाई में, और टर्शियरी ब्रोंकाई आगे जाके टूट जाती है इनिशियल ब्रोंकियोल्स में। अब क्या आ गया, ब्रोंकियोल्स आ गया। फिर इनिशियल ब्रोंकियोल्स आगे जाके टूट जाती है मैम टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में। ऐसा क्या होता है, एक नेटवर्क हमें देखने को मिलते हैं। और इन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के आगे मैम एक इरेगुलर वर्ल्ड की स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं मैम क्या, एल्वुलाई, जहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है मैम गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एंड देन क्या जाएगा, एल्वुलाई आ जाएगी। मैम ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक क्या होता है मैम, हमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग देखने को मिलती है, जो क्या होती है इनकम्प्लीट होती है। पूरी रिंग नहीं है, ऐसे पूरी रिंग नहीं बनाई, इनकम्प्लीट रिंग है जिसे हम बोलते हैं सी शेप की रिंग होती है। ये क्या करती है हमारी जो ये क्या करती है मैम, जो कार्टिलेजिनस रिंग है इनकम्प्लीट, वो क्या करती है हमारी जब हम रेस्पायर करते हैं, सॉरी ब्रीथ करते हैं, रेस्पायर करते हैं मान लो, तो क्या होता है कि हमारी जो ट्यूब है वो होल होती है तो उसको पिचकने से रोकती है। ठीक है, ये काम हो गया। फिर क्या हो गया मैम, कार्टिलेजिनस रिंग इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में नहीं है मैम। उसके बाद में क्या होता है मैम, जो हमारे लंग्स है वो 2 मेम्ब्रेन से, प्लूरल मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं, वो उससे क्या होते हैं ढके हुए होते हैं, बाउंड करती है प्लूरल मेम्ब्रेन हमारे लंग्स को। प्लूरल मेम्ब्रेन 2 होती है, एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन आ जाएगा, एक एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन आ जाएगा। दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में क्या भरा होता है मैम, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, जो क्या करता है मैम फ्रिक्शन को कम करता है, रिड्यूस करते हैं मैम फ्रिक्शन को। मैम जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो तो किसकी सरफेस पे होती है मैम, थोरैसिक कैविटी की सरफेस पे होती है जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है। वहीं पे जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है मैम वो लंग्स की सरफेस पे लाइन करती है। ठीक है मैम, इतना बात हमें ध्यान रखना। फिर हमें क्या ध्यान रखना कि मैम हमारे नाक के छेद से लेके एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके हमारा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक का जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, और एक पार्ट होता है मैम रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। वो क्या होता है मैम, जो एल्वुलाई है और एल्वुलाई की जो डक्ट है वो मिलकर क्या बनाती है मैम, एक्सचेंज पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट को बनाती है। मैम कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है कि मैम हमारे नाक के जो बाहर के छेद है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है वहाँ से लेके जो रेस्पिरेटरी पार्ट है वहाँ तक क्या लेके आना मैम, एयर को लेके आना, फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करना मैम एयर को ह्यूमिडिफाई करना मैम, और साथ में क्या करना कि हमारी एयर का जो टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर तक लेके आना। और वहीं पे जो रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट है जिसमें हमने एल्वुलाई की डक्ट को और एल्वुलाई को शामिल किया है, इसका काम है मैम मेनली यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है गैसेज का, यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है गैसेज का वो होता है। ठीक है मैम, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर एनसीईआरटी क्या बोलती है बच्चों, फिर एनसीईआरटी बोलती है कि हमारा जो हार्ट है वो एक एयर टाइट, एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर में बंद होता है जिसे हम बोलते हैं थोरैसिक चैम्बर। ठीक है, थोरैसिक चैम्बर किससे बनते हैं मैम, पीछे की साइड, मतलब डोर्सली बोलते हैं, पीछे का साइड मतलब हो गया, मतलब बच्चों डोर्सली पीछे की साइड जहाँ पे हमें रीढ़ की हड्डी वहाँ पे तो आएगी थोरैसिक वर्टिब्रा, आगे चेस्ट वाले रीजन में आएगी मैम स्टर्नम, लैटरली मैम साइड में क्या आएगी, रिब्स आएगी, और नीचे मैम क्या आएगा, लोअर साइड में डोम शेप डायफ्राम आएगा। इन सभी से मिलकर रिब्स, लोअर में डायफ्राम, लेटरली रिब्स, थोरैसिक वर्टिब्रा डोर्सली, और स्टर्नम आगे क्या आ गया वेंट्रली। इन सबसे मिलकर मैम क्या बनता है कि एयर टाइट, एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर बनता है जिसे थोरैसिक चैम्बर बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं हमारे लंग्स सिचुएटेड होते हैं। और हम लंग्स के एनसीईआरटी डायरेक्ट लिखा है कि हम लंग्स के वॉल्यूम को डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। हम थोरैसिक कैविटी और थोरैसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है उसे चेंज करते हैं, जिसमें चेंज होने की वजह से क्या होता है हमारे लंग्स के वॉल्यूम में चेंज आता है, और हमारी जो बॉडी में क्या होता है कि हम गैस का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या करते हैं, हम गैस का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है मैम, उसके बाद में क्या जाएगा, रेस्पिरेशन के 5 स्टेप है, देखो कैसे होता है, फटाफट से समझो। सबसे पहले क्या होती है, एक एल्वुलाई होती है, एल्वुलाई के बाहर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। ये ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में जाएगी, यहाँ पे सेल्स होगा, सेल्स मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। सबसे पहले एल्वुलाई के अंदर क्या आई, ऑक्सीजन आई और CO2 क्या निकली, बाहर निकली। ये तो फर्स्ट स्टेप है जिसे बोलते हैं ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। फिर एल्वुलाई और ब्लड के बीच में क्या हुआ मैम, ट्रांसफर हुआ ऑक्सीजन और CO2 का। ठीक है मैम, एल्वुलाई और ब्लड में क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। फिर मैम ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे आई, ये ट्रांसफर हो गई, ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी में क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी थ्रू द ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गई। थर्ड स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया। फिर क्या हुआ कि ये जो ऑक्सीजन आई है वो सेल्स में क्या होगी, ट्रांसफर होगी, सेल्स में ऑक्सीजन गई, CO2 बाहर निकली। ये फोर्थ स्टेप हो गया कि एक्सचेंज हुआ, डिफ्यूजन हुआ गैसेज का, कहाँ पे, ब्लड और टिश्यू के बीच में
एक्सचेंज हो गया, ये फोर्थ स्टेप हो गया। उसके बाद में जो ऑक्सीजन सेल्स में आई है, टिश्यू में आई है, सेल ने क्या कर लिया, इसका यूटिलाइजेशन कर लिया, जिसे हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसको हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में ट्वेल्थ चैप्टर में, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, कैप साइकिल, ETS सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 5 स्टेप है किसके में, रेस्पिरेशन के 5 स्टेप एनसीईआरटी में दिए हुए। यहाँ पे हमारा हमने जो कल का पढ़ा था वो खत्म हो गया, ऑलमोस्ट 10 मिनट लग गए। मैंने बहुत कोशिश की जल्दी जल्दी बोलने की, आपको भी ऐसे ही करना है जैसे मैंने बोला ना, वैसे फटाफट खुद से बोलना है, ठीक है। लेक्चर खत्म होने के बाद में, और फिर खुद से बोलने के बाद में आपको एक बार एनसीईआरटी को भी रीड करना है, फिर देखना कि आपने जो बोला और जो एनसीईआरटी में लिखो वो सेम है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कुछ गलत बोले जा रहे हो और उसी को ही माइंड में सेट कर लो, ठीक है। आई होप मैंने जो बोला वो भी मैंने सही बोला था, मैंने कहीं कुछ गलत ना बोल दियो। आई थिंक मैंने तो सही बोला है, और मुझे भी डाउट हो रहा है खुद पे। ये पेज तो देख ही लिया हमने। फेरिंग, साउंड बॉक्स, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई, वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें भी आई थिंक सही बोला था सारा। ब्रीथिंग, और उसको कॉमनली नोन क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों, सही है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। अब आज का हमारा जो मेन टॉपिक है मैग्नीशियम ऑफ ब्रीथिंग, उससे स्टार्ट करते हैं। मैंने 10 मिनट खराब तो नहीं किए, वैसे खराब तो नहीं बोलेंगे, यूज़ ही किया, बट कल का रिवाइज किया, ठीक है। तो आप भी ऐसे 10 मिनट देके कल का रिवाइज कर सकते हो, कि जिससे 3 पे जाके एनसीईआरटी की क्या होगी, रिवाइज होगी। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की। हमारी बॉडी में हमने देखा कि मैकेनिज्म कैसे होती है ब्रीथिंग की। सबसे पहले एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस। ब्रीथिंग में कितनी स्टेजेस इन्वॉल्व है बच्चों, 2 स्टेजेस इन्वॉल्व है। एक तो है इंस्पिरेशन और एक है एक्सपीरेशन। अब समझो, इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, इंस्पायर करना, मतलब एयर को हमारे लंग्स के अंदर लेके आना, बॉडी के अंदर लेके आना, मतलब सांस को अंदर लेना, उसका मतलब होता है इंस्पिरेशन। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग विच एटमोस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, क्या करिए, इन आ रही है मतलब अंदर आ रही है। एंड एक्सपीरेशन बाय विच द एल्वुलर एयर, अब हमारे लंग्स में जो एयर है, एल्वुलाई में जो एयर है, उससे हम क्या कर रहे हैं, बाहर रिलीज आउट कर रहे हैं। इंस्पिरेशन में तो क्या होता है, जो एटमोस्फेरिक एयर है उसे हमारे लंग्स के अंदर लेते हैं, एटमोस्फेयर से अंदर आई। और एक्सपिरेशन में क्या होता है कि हमारी एल्वुलाई और हमारे लंग्स के अंदर, मतलब लंग्स के अंदर ही एल्वुलाई है, तो एल्वुलाई के अंदर जो एयर है उसे क्या करते हैं, रिलीज आउट करते हैं। तो आई होप आपको इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का टर्म समझ में आएगा, ठीक है। और ब्रीथिंग की 2 स्टेज होती है, इंस्पिरेशन होता है मैम, एक्सपिरेशन होता है। इंस्पिरेशन में एटमोस्फेरिक एयर को अंदर लिया मैम, एक्सपिरेशन में क्या होता है कि जो हमारी एल्वुलाई के अंदर एयर है उससे बाहर रिलीज आउट किया। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere। तो क्या हो गया कि देखो, हमें एक बात ध्यान रखनी कि जो एयर है वो हमेशा मूव करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एक बात आप नोट कर सकते हो अपनी एनसीईआरटी में साइड में, कि एयर की जो मूवमेंट होती है वो हमेशा होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर, हाई प्रेशर से एयर कहाँ जाएगी बच्चों, लो प्रेशर की तरफ जाएगी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो एनसीईआरटी भी बोलती है, देखो एक बार इसको इरेज करते फिर अच्छे समझ में आएगा, आपको बहुत ज़्यादा खोच हो गया। देखो एनसीईआरटी ने क्या बोल रहा है कि द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, मूवमेंट जो होगी एयर की इनटू एंड आउट लंग्स के अंदर कैसे कैरिड आउट होगी, बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट। हम क्या करेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करेंगे। जैसे क्योंकि मैंने बताया एयर क्या करती है, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। अब आप बताओ, आपको एयर अपने लंग्स के अंदर लेके आनी है, आप खुद से सोचो कि आपको अगर एयर अपने लंग के अंदर लेके आनी है तो आप लंग के अंदर हाई प्रेशर करोगे या लो प्रेशर करोगे, बताओ। आपका आंसर आएगा मैम, आप सोचने के बाद बोलोगे कि मैम हम लंग्स के अंदर लो प्रेशर करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि एयर हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर आपको एयर आपके लंग्स के अंदर लेके आनी है तो आपके लंग्स के अंदर लो प्रेशर होना चाहिए और एटमोस्फेयर में हाई प्रेशर होना चाहिए। तो एटमोस्फेयर से लंग्स की तरफ एयर आएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ एयर आएगी, वो इंस्पिरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे क्या करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट बनाएंगे। हम क्या करेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट बनाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि एयर की मूवमेंट होगी। अगर अब आपको एयर आपके लंग्स से बाहर निकालनी है, एल्वुलाई से बाहर निकालनी है, तो अब आप क्या करोगे, आपके लंग्स के अंदर एल्वुलाई के अंदर प्रेशर को बढ़ाओगे या कम करोगे। मैम हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया, एटमोस्फेयर में कम है, हमारे लंग्स का प्रेशर हाई हो गया कंपेयर टू एटमोस्फेयर। तो अब एयर क्या करेगी मैम, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर जाएगी, हमारे लंग्स से एटमोस्फेयर में मूव कर जाएगी। तो ऐसे क्या करते हैं, हम प्रेशर ग्रेडियंट बनाते हैं एयर को इन और आउट करने के लिए। तो यही एनसीईआरटी लिख रही है, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग एंड द एटमोस्फेयर। हम लंग्स और एटमोस्फेयर के बीच में क्या करेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट होगा एयर का बाहर और अंदर, ठीक है मैम। अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ रहे हो, उसमें आप पढ़ते हो कि चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ,
जो गैस वाला चैप्टर होता है उसमें ही आते हैं चार्ल्स लो, बॉयल्स लो, अवोगाद्रोस लो, ऐसे करके। तो आपने वहाँ पे कोई किसी लो में पढ़ा होगा, इतना मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स का नॉलेज नहीं है, बट आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर जो है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आपने किसी ना किसी लो में पढ़ी होगी। आई थिंक बॉयल्स लो होता है या बॉयल्स लो में ही होता है शायद। बॉयल्स लो में टेम्परेचर मैं बताऊंगी नहीं, मुझे तो इतना पता नहीं है, फिर मैं गलत बोल दूंगी, ठीक है। बट आपने ये पढ़ा जरूर होगा। आप अपनी नोटबुक खोल के देख लेना या फिर अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर से पूछ के देख लेना कि प्रेशर जो होता है हमेशा वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे वॉल्यूम कम होगा, जहाँ क्योंकि इन्वर्सली है तो प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम कम, और अगर हमने वॉल्यूम को ज़्यादा कर दिया तो प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हमें इस चैप्टर में काम देगी। हम देखना कैसे वॉल्यूम बढ़ा, हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें हमारे लंग्स का प्रेशर क्या करना है, कम करना है ना, क्योंकि तभी तो लंग्स का प्रेशर कम कर देंगे हम। एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है तो बच्चों क्या होगा, हाई प्रेशर टू एटमॉस्फेयर से लो प्रेशर लंग्स में क्या करेगी, एयर मूवमेंट करेगी। तो अगर आप बताओ कि मुझे प्रेशर लो करना है, मुझे प्रेशर क्या करना है, लो करना है, तो मुझे वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा ना, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। तो हम यही करते हैं इंस्पिरेशन करने। अभी आप देखना मैकेनिज्म में बताऊंगी। हम क्या करते हैं, हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो गया, इन्वर्सली रिलेशन है। हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, हमने ऐसी मैकेनिज्म बनाई, हमने अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाया, क्या किया, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा दिया। जैसे ही बच्चों लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा वैसे ही क्या होगा, प्रेशर कम हो गया। हमने ये लो में पढ़ा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपने बहुत अच्छे से, वहाँ पे आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे टीचर। प्रेशर कम हो गया, हम यही तो चाहते हैं, हम इंस्पिरेशन करना चाहते हैं, हम हमारे लंग्स का प्रेशर कम करना चाहते हैं एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। तो हमारे लंग्स के अंदर क्या हो जाएगी, एयर आ जाएगी। अब ये मैकेनिज्म आपको पढ़ाऊंगी, करते कैसे हैं, कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। इतना समझ में हो गया आई थिंक। आपको कोई डाउट नहीं है, डाउट है तो पूछ सकते हो। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, इंस्पिरेशन कैन अकर्स इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स। इंस्पिरेशन कब अकर होगा, अभी आपको खुद से पता है, आपको एनसीईआरटी पढ़ने से पहले ही पता है कि इंस्पिरेशन कब अकर होगा, जब लंग्स का प्रेशर क्या होगा, जिसे हम बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ये जो ब्रैकेट में टर्म्स लिखी होती है ना, इनको मार्क कर लिया करो, इंपॉर्टेंट होती है। लंग्स के अंदर का प्रेशर है तो क्या बोलते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। पल्मोनरी वर्ड, प्लूरल वर्ड हमेशा हम किसके लिए यूज करते हैं, लंग्स के लिए यूज करते हैं। इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो अभी हमने सीखा। हम क्या कर देंगे, हमारे लंग्स का प्रेशर कम कर देंगे, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को कम कर देंगे, लेस कर देंगे, किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसको एनसीईआरटी ने क्या टर्म दिया, ये ध्यान रखना, ये पीवाई के, इसको एनसीईआरटी ने नेगेटिव प्रेशर बोला है। नेगेटिव प्रेशर का मीन्स है, एनसीईआरटी खुद लिख रही है, नेगेटिव प्रेशर का मीन्स ये कि एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में आपके लंग्स में प्रेशर कम है ना, एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है, और जो आपका लंग्स है उसमें प्रेशर क्या कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। ये एटमॉस्फेयर बनाया मैंने, तो एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में आपके लंग्स के अंदर प्रेशर कम है इंस्पिरेशन के टाइम में, तो इसलिए हमने इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रेशर बोल दिया, बस और कुछ नहीं है। खुद एनसीईआरटी लिख रही है, देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, जिसको एनसीईआरटी क्या बोल रही है, नेगेटिव प्रेशर बोल रही है, और कुछ नहीं है, ठीक है मैम। सिमिलरली अब एक्सपिरेशन में क्या कर देंगे मैम, एक्सपिरेशन में हमारे लंग्स से एयर को बाहर निकालना है, तो हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, हमारे लंग्स का प्रेशर हाई कर देंगे कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। Similarly, expiration take place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure। क्योंकि मैम ये कॉन्सेप्ट आप फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि जो एयर का मूवमेंट होता है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, ठीक है, इतना समझ में आया। और प्रेशर हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैम वॉल्यूम के। हम प्रेशर को कम ज़्यादा कैसे कम करेंगे मैम, हम हमारे वॉल्यूम को चेंज करेंगे। और हमने एक बात और पढ़ी थी पहले, आपको याद हो भी, मैंने लेक्चर में बताया कि हम हमारे लंग्स का वॉल्यूम डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो लंग्स है वो एक एयर टाइट, एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर में बंद है, जिसे हम थोरेसिक चैम्बर बोल रहे हैं। उस चैम्बर का वॉल्यूम चेंज करेंगे हम। जैसे उस चैम्बर का वॉल्यूम चेंज होगा तो हमारे लंग्स का वॉल्यूम भी चेंज होगा। डायरेक्ट वॉल्यूम लंग्स का चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट वॉल्यूम तो हम हमारे चैम्बर का चेंज करेंगे। चैम्बर के वॉल्यूम में चेंज का जो इफेक्ट है वो हमारे लंग्स में भी दिखेगा। लंग्स का वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज हो तो प्रेशर में भी चेंजेस आएगा, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और फिर क्या हो जाएगा, हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखो, द डायफ्राम एंड अ, यहाँ तक हो गया ना, द डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। अब ये ग्रेडियंट हम कैसे जनरेट करते हैं बच्चों, दो मसल की हेल्प से। एक तो वो स्पेशल मसल कौन सी है बच्चों, डायफ्राम है। देखो दो टाइप की ना कोस्टल मसल्स होती है, कोस्टल, अब नोट, ये छोटी छोटी जो बातें बताती है ना, आप अपनी एनसीईआरटी में साइड में भी लिख सकते हो, थोड़ा स्पेस होता है। कोस्टल मसल्स होती है, इंटरकोस्टल मसल लिखो, इंटर कोस्टल मसल, जो कोस्टल वर्ड है ना यहाँ पे रिब्स के लिए यूज हो, इंटरकोस्टल मसल्स। राइटिंग बहुत गंदी आ रही है बट उस पर ध्यान नहीं देखो, ध्यान नहीं। तो दो टाइप की कोस्टल मसल्स, दो टाइप की इंटरकोस्टल मसल्स होती है। इंटरकोस्टल मसल्स, ये रिब है ना, इनके बीच में प्रेजेंट होती है। जो 12 पे रिब्स होती है ना, इन रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होती है उसे इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। एक तो होती है एक्सटर्नल
इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। एक होती है इंटरनल, एक तो एक्सटर्नल है और एक इंटरनल, और कोई डिफरेंस नहीं है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। दो टाइप की मसल होगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इंस्पिरेशन में हमें जो मसल काम में आएगी वो आएगी एक्सटर्नल। हम एक्सटर्नल को ही पढ़ेंगे, बस एनसीईआरटी ने बता दिया कि इंटरकोस्टल मसल दो टाइप की होती है। इंटरकोस्टल मसल्स वो मसल है जो रिब के बीच में प्रेजेंट है, एक तो एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। हमें जो हमारी ब्रीथिंग में काम लेनी है वो एक्सटर्नल को काम लेना है बस, ठीक है। इंटरनल को भूल जाओ, बस इतना ध्यान रखो कि हाँ मसल होती है दो टाइप की इंटरकोस्टल मसल, एक एक्सटर्नल होती है एक इंटरनल होती है, बट हम बाहर वाली को काम लेंगे, अंदर वाली को नहीं, एक्सटर्नल वाली को काम मिलेंगे, ठीक है। तो दो स्पेशल टाइप की मसल्स हमें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी बच्चों? एक तो क्या डायफ्राम और एक हो गया कोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। ये क्या करती है, ये जो ग्रेडियंट है उसको जनरेट करने में क्या करती है बच्चों, हमारी हेल्प करती है। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय, अब देखो कैसे इंस्पिरेशन होगा, कैसे हम हमारे वॉल्यूम को चेंज करेंगे, कैसे प्रेशर ग्रेडियंट बनाएंगे। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय, कैसे इंस्पिरेशन इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। देखो जो डायफ्राम होता है नॉर्मली इस शेप में होता है, डोम शेप। ये जो डायफ्राम की शेप है ये है डोम शेप, डोम शेप डायफ्राम। नॉर्मली जो डायफ्राम होगा वो शेप में होगा। जैसे ही डायफ्राम ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया तो डायफ्राम ऐसे हो जाता है। तो देखो पहले ऐसे थी इसकी शेप, अब ऐसे हुई तो वॉल्यूम बढ़ गया ना। तो यही करते हैं हम। कैसे इनिशिएट होता है हमारा इंस्पिरेशन, हम क्या करते हैं हमारे डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। देखो ये मान लो कोई इंसान है, इंसान, ठीक है, ये इसके पैर हैं और ये इसके हाथ है, ये इंसान है। तो ये तो इसका एंटीरियो, ये क्या हो गया, इसका सिर वाला रीजन हो गया और ये इसकी टांगे होगी। ये तो हो गया इसका एंटीरियर पार्ट और ये हो गया इसका पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। और आगे जो चेस्ट वाला रीजन होगा वो तो होगा इसका वेंट्रल पार्ट, और जो इसके पीछे रीढ़ की हड्डी होगी वो होगा उसका डोर्सल पार्ट। अब वो डोर्सल पार्ट आपको दिख नहीं रहा, ये बंदा लेटा हुआ है ऐसे। अब खुद अपने आप को इमेजिन कर लो, आपका जो सिर वाला पार्ट है ऊपर वो तो आपका इंटीरियर पार्ट है, जो नीचे पैर वाले साइड में पार्ट है वो आपका पोस्टीरियर पार्ट है, जो आपका चेस्ट वाला रीजन आगे वाला वो वेंट्रल पार्ट है, जो आपका पीछे रीढ़ की हड्डी वाला पार्ट है बच्चों वो डोर्सल पार्ट है, ठीक है मैम। तो डोम शेप डायफ्राम हमने क्या पढ़ा था, लोअर साइड में यहाँ पे ऐसे होते हैं डोम शेप डायफ्राम। तो ये कौन सी पार्ट हो गया, ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस होगी ना। तो डायफ्राम ने जैसे ही, डायफ्राम ऐसे था, जैसे डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। कौन से पार्ट में मैम, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। फिर क्या करेंगे हम, आगे एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है कि जो हमारी रिब्स है, रिब्स के अंदर जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है हम उनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही हमारी रिब्स के अंदर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हमारे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। बट मैं बोल रही हूँ लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आप उसको समझो कि मैम ने थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज किया तो जो इफेक्ट थोरैसिक चैम्बर के वॉल्यूम में आएगा वो लंग्स में भी हमें दिखेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्टैक्ट करेंगे बच्चों हमारे थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। कौन सी साइड में, वेंट्रल, डोर्सो वेंट्रल साइड में। अब ये ध्यान रखना है कौन सी साइड में बच्चों, डोर्सो वेंट्रल साइड में। अब आप इमेजिन करो एक बॉक्स है, वो ऊपर नीचे से भी ऐसे चौड़ा हो गया और आगे पीछे से भी चौड़ा हो गया तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया ना। और हमने पढ़ा है फिजिक्स में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो प्रेशर को कम कर दिया। हम यही चाहते थे बच्चों इंस्पिरेशन में कि हमारे लंग्स का प्रेशर कम हो जाए, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में हमने नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर लिया हमारे लंग्स में तो एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, तो एटमॉस्फेयर से एयर हमारे लंग्स के अंदर मूव कर जाएगी। हमने ये काम कर लिया। आई होप आपको समझ में आएगा हमने इंस्पिरेशन कैसे किया। दो मसल ध्यान रखनी है बच्चों, मैं वापस से रिवाइज कर रही हूँ। एक डायफ्राम ध्यान रखना है, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ध्यान रखना है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को एक बार भूल जाओ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और आपने एक बात और देखी, मैंने मसल दो कॉन्टैक्ट करवाई है, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक डायफ्राम। और बट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इनिशिएट कौन करता है, डायफ्राम करता है। पहले डायफ्राम कॉन्टैक्ट होगा उसके बाद में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये एक बार पता नहीं किसी मॉड्यूल का या PYQ क्वेश्चन है ये कि इनिशिएट कौन करता है इंस्पिरेशन को। कॉन्ट्रैक्शन दोनों मसल में होगा, डायफ्राम में भी होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में होगा, बट इनिशिएट कौन करेगा। और ये एनसीईआरटी की बच्चों लाइन है, इनिशिएट डायफ्राम करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इनिशिएट कैसे हुआ बच्चों, डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया। जैसे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, शेप ऐसी हो जाती है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। डोम शेप से ऐसे स्ट्रेट सा हो जाता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है बच्चों एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। फिर क्या करवा दिया हमने, जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है उनको भी कॉन्ट्रैक्ट करवा
बढ़ा दिया, उसकी वजह से हमने हमारी थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा दिया। थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा तो वो वॉल्यूम का इंक्रीजमेंट हमें हमारे लंग्स में भी देखने को मिला। और कौन सी एक्सिस में मैम? डोर्सोवेंट्रल साइड में। डोर्सोवेंट्रल साइड में भी वॉल्यूम बढ़ गया, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में भी वॉल्यूम बढ़ गया। तो हमने क्या कर दिया, मतलब वॉल्यूम बढ़ा दिया। जैसे वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर कम हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैम, तो प्रेशर कम हुआ, नेगेटिव प्रेशर हो गया एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, तो एयर क्या कर गई, अंदर इन कर गई, अंदर आ गई एटमॉस्फेयर से। अब एक्सपीरेशन कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। एक्सपीरेशन में क्या करना है, जो मसल कॉन्टैक्ट करवाइए उसको रिलैक्स करवा दो, उल्टा हो जाएगा। जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स हुआ वापस से डोम शेप आ गया, तो वॉल्यूम कम हो गया। कौन सी एक्सिस में बच्चों? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हुई मैम, वॉल्यूम कम हो गया। कौन सी एक्सिस में बच्चों? डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में। जैसे ही बच्चों वॉल्यूम कम हुआ मैम, प्रेशर बढ़ गया लंग्स के अंदर मैम, प्रेशर ज़्यादा हो गया कंपेयर टू एटमॉस्फेयर मैम, एयर क्या कर गई, हमारे लंग्स से बाहर मूव कर गई। आई होप आपको ब्रीथिंग ऑफ जो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग की वो समझ में आई होगी। ठीक है, मैंने बच्चों बहुत एफर्ट की है मेरे तरफ से तो समझाने में। अब देखो पढ़ लो फटाफट से। देखो हमने कहाँ तक पढ़ लिया। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कौन से एक्सिस में बढ़ा है बच्चों? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। ये जो प्रेशर सॉरी जो वॉल्यूम का चेंज है ना, हमें लंग्स में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स एंड, लिफ्ट अप का मतलब होता है ऊपर उठना, लिफ्ट अप द रिब्स एंड द डायग्राम आपको एनसीईआरटी के भी दिखा दूंगी। एंड द स्टर्नम क्या होगा, रिब्स भी ऊपर उठ जाएगी, स्टर्नम भी ऊपर उठ जाएगी। स्टर्नम कॉजिंग एंड इंक्रीजिंग इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में क्या हो गया, चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। जैसा इंक्रीजमेंट थोरेसिक वॉल्यूम होगा उसका सेम वो इंक्रीजमेंट हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ओवरऑल वही सिमिलर इंक्रीजमेंट हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम में भी देखने को मिलेगा। एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अभी हमने देखा था प्रेशर और वॉल्यूम बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे ही हमने वॉल्यूम को इंक्रीज किया, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया। ठीक है, एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स। ये क्या करता है, आउटसाइड से मूव कराता है एयर को, कहाँ पे, लंग्स के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। इसका क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन बोलते हैं। फिगर 14.2a, ये भी मैं आपको दिखा दूंगी, पहले थ्योरी पढ़ लो थोड़ी सी। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम। थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया। कैसे में, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम दोनों के दोनों रिलैक्स हो गए। ठीक है, तो रिब्स भी अपनी वही पोजीशन पे आ गई, डायफ्राम भी अपना वही पोजीशन पे आ गया, स्टर्नम भी अपना वही पोजीशन पे आ गया। तो ओवरऑल क्या हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, और प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम एंड देयर पल्मोनरी वॉल्यूम, दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थोड़ा सा स्लाइटली अबव है, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। ये क्या कॉज करते हैं, एयर का लंग्स से बाहर निकालना। अब देखो इसके बाद मैंने सेट ने क्या लिखा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो स्ट्रेंथ है ना एयर को अंदर बाहर निकालने की, उसे इंक्रीज कर। कई बार योगा नहीं करते, ऐसे व्यायाम करते हैं, रामदेव बाबा को देख के ऐसे प्राणायाम और वासन उसे लगाते हैं, तो क्या करते हैं, फोर्सफुली एयर को क्या करते हैं, अंदर बाहर करते हैं। ऐसे बहुत सारी सांस को अंदर छोड़ी, फिर बहुत सारी सांस को अंदर लिया, बाहर छोड़ी, अंदर लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। उसमें क्या करना पड़ता है, हमारी कुछ और मसल्स हेल्प करती है। वो मसल्स कौन सी, हमारी एब्डोमेन की जो मसल्स है, ठीक है, वो मसल्स हेल्प करती है। तो ये लिखो आगे, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। जो हम योगा करते हैं, जो रामदेव बाबा के देख के लोग करते हैं, उसमें हमारे पास एबिलिटी है। हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। कौन सी एडिशनल मसल्स काम आएगी रामदेव बाबा के योगा करने में, एब्डोमेन। अब देखो, ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 मिनट टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट के अंदर हम कितनी बार ऐसे ब्रीथ कर लेते हैं, 12 to 16 टाइम। ये डाटा ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, 12 to 16 टाइम ब्रीथ कर लेता है 1 मिनट में एक ह्यूमन, एक हेल्दी ह्यूमन। ठीक है, एवरेज। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द यूजिंग अ स्पायरोमीटर। देखो, अब जो वॉल्यूम हम बाहर निकालने अंदर निकालने ना ब्रीथ करते टाइम एयर की, उसको क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक हम बोल सकते हैं, एक जैसे नहीं था स्टेथोस्कोप हमारी हार्ट बीट को मापने के लिए, वैसे ही कहते हैं एक इंस्ट्रूमेंट आता है हमारी वॉल्यूम, एयर के वॉल्यूम को भी मेजर करने के लिए, उसका नाम है स्पायरोमीटर। इसको ध्यान रखना, PYQ आ सकता है। विच हेल्प्स इन द
क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। क्या करेगा ये? असेसमेंट में हेल्प करेगा, क्लिनिकल असेसमेंट में पल्मोनरी फंक्शन के, कि हमारा लंग्स जो है सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, सही से हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखना, इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्शन करवाने हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्शन करवाने डायफ्राम का और उसका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का, और एक्सपिरेशन में क्या कर देना, उसे रिलैक्स कर देना है। और स्पायरोमीटर ध्यान रखना है, जिसका यूज़ करते हैं हमारी ब्रीथिंग की जो वॉल्यूम है उसको मेजरमेंट करने के लिए, और क्लिनिकल असेसमेंट में इसका हेल्प होता है पल्मोनरी फंक्शन को जांचने के लिए। और क्या होता है कि एक ह्यूमन, हेल्थी ह्यूमन क्या कर सकता है, 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ कर सकता है? 12 to 16 टाइम। अब डायग्राम देख लो, फिर ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आप डायग्राम में ये जूम करके दिखा रही हूँ आपको 10:30 में। देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में पहला जो डायग्राम ए तो है वो इंस्पिरेशन का, मतलब एयर अंदर आ रही है, और दूसरा डायग्राम है एक्सपिरेशन का, मतलब एयर बाहर जा रही है। अब इंस्पिरेशन को में क्या करेंगे, हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे जिससे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक्सपिरेशन में क्या करेंगे, हम वॉल्यूम को कम करेंगे जिससे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 2 काम करने में। ठीक है, अब देखो इसको ना थोड़ा इकट्ठा समझो आप। देखो नॉर्मल क्या होता है, सबसे पहला इंस्पिरेशन है, दूसरा क्या एक्सपिरेशन है। इंस्पिरेशन में हमने क्या किया, नॉर्मल जो हमारा डोम शेप ऐसे होता है डायफ्राम, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, इसको इंस्पायर करके ऐसे फ्लैट कर दिया, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और साथ में हमने क्या किया, हमारी जो ये क्या बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है उसको क्या किया, हमने कॉन्ट्रैक्ट करवाया। तो ऐसे जो स्टर्नम और रिब से रेज हो गए, ऊपर उठ गए, तो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर कम हो गया। जैसे प्रेशर कम हो गया तो एयर क्या चली गई, बाहर चली गई, सॉरी अंदर आ गई। बाहर तो कहाँ चली गई, एयर क्या होगी, अंदर आ गई। और वहीं हमने क्या कर दिया, जो हमारा डायफ्राम है उसको रिलैक्स कर दिया, वो अपनी वो उसी पोजीशन में आ गया जिसमें पहले था। रिब्स और जो स्टर्नम है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आके वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो गया, तो एयर क्या चली गई, बाहर चली गई। आप खुद देख सकते हो कि इसमें वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहा है हमें लंग्स का, और इसमें वॉल्यूम कम दिख रहा है। आप डायग्राम को कंपेयर करके देखो, तो ये तो इंस्पिरेशन का डायग्राम है, ये एक्सपिरेशन का डायग्राम है। आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आई होगी कैसे हुई। देन उसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे पीवाई के बहुत आए हुए हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी पे देखते हैं क्या होता है। देखो कुछ वॉल्यूम्स हमें पढ़ना है और कुछ कैपेसिटी हमें पढ़नी है। सबसे पहले जो वॉल्यूम हमें दी हुई है वो है टाइडल वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे हम टीवी। अब इनको पढ़ने का तरीका क्या है, इनकी हमें डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। मैं आपको समझा दूंगी तो आपको समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और इनके जो डाटा है हमें वो पता होना चाहिए, कितनी वॉल्यूम का ऐसे वॉल्यूम दी हुई 1100 ml 1200 ml, वो हमें पता होना चाहिए। उस पर मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आ जाता है, और कई बार क्या होता है एग्जामिनर डायरेक्ट उसमें डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो फर्स्ट जो वॉल्यूम है हमारे पास में वो है टाइडल वॉल्यूम। पढ़ेंगे ध्यान से। वो जो फर्स्ट जो वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम है, जिसे हम बोलते हैं टीवी। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। जब हम एक नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, कोई व्यायाम व्यूम नहीं करे, कोई योगा नहीं करे, कोई रामदेव बाबा को नहीं देख रहे हैं, हम नॉर्मल क्या करें, ब्रीथ कर रहे हैं, हमारा इंस्पायर कर रहे हैं और एक्सपायर कर रहे हैं। उस टाइम में जो हम एयर अंदर ले रहे हैं वॉल्यूम की, जो एयर का जो वॉल्यूम है उससे हम क्या बोलते हैं, जो टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। उसकी जो अमाउंट होती है वो होती है अप्रोक्स 500 ml, ठीक है। और हमें पता है कि 1 मिनट में 500 ml है, सॉरी, तो 1 मिनट में बंदा कितनी बार कर सकता है, या फिर तो 16 बार करेगा, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर कितनी बार करेगा, 18 बार करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है ना, 18 बार करेगा, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, 18 या 90 होता है, तो ये 900 आ गया। और 16 जो कितना होता है, 8000 होता है। तो ये तो मेरा तो 8000 to 900, 12 से 16 लिखा है, 16 मैंने गलत, हाँ 12 से 16 लिखा है, तभी मैं बोलूँ कैलकुलेशन गलत कैसे आ रही है। ठीक है बच्चों, गलती मैं नहीं कर दी, 12 से 16 है, 16 से 18 नहीं है, 12 से 16 है, मैंने खुद गलत पढ़ लिया। 500 है, माइंड में गलत चल गया था, 12 से 16 है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो और 500 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 जो कितना होता है, 60 होता है। तो 60 वो आ गया, 2 जीरो ये आ गई। 16 जो 80 होते हैं, तो 80 आ गया, 2 जीरो आ गई, तो कितनी हो गया, 1 मिनट में पूछ ले, पर मिनट पूछ ले तो ml में कितना आ जाएगा, 6000 to 8000 आ जाएगा। वो जो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, मल्टीप्लाई करना है 500 को। और एक बारी में पूछे, जब हमने नॉर्मल ब्रीथ किए पर मिनट में एक बारी में, तो वो कितना 500 ml है। नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करे तो उसे टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, कोई योगा व्यायाम नहीं करे, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद में नेक्स्ट वॉल्यूम आता है
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नाम से पता चल रहा है इंस्पायर करना, मतलब कहीं ना कहीं ये इंस्पिरेशन से रिलेटेड होगा। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV कहीं ना कहीं एक्सपायरेशन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वॉल्यूम है वो है बच्चों इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IRV। ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सफुली इंस्पिरेशन दिस एवरेज। जब वो बंदा योगा कर रहा है, रामदेव बाबा को देख रहा है और जबरदस्ती अंदर सांस ले रहा है, इंस्पायर कर रहा है फोर्सफुली, उस टाइम पे जो वॉल्यूम होती है उसे बोलते हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और उसका हमें डाटा ध्यान रखना है 2500 से 3000 पर ml, ये ml में वॉल्यूम है। 500 वो भी ml में था, और वो आपको ध्यान नहीं रहे तो 500 को 12 से 16 पर मिनट एवरेज है एक बंदे का ब्रीथिंग पर मिनट, 12 से 16 टाइम करता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 6000 से 8000 आ जाएगा पर ml में आ जाएगा पर मिनट में। और यहीं पे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब बंदा रामदेव बाबा को देख रहा है और फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर रहा है, जबरदस्ती सांस को अंदर ले रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं बच्चों। और उसके डाटा में ध्यान रखिए 2500 से 3000 ml, ठीक है मैम। उसके बाद में है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हम बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में ERV। जब बंदा रामदेव बाबा को देख रहा है और जबरदस्ती सांस बाहर निकाल रहा है, ठीक है, फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हैं। एक पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सफुली एक्सपिरेशन, फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर रहा है, रामदेव बाबा को देखते हुए जबरदस्ती सांस बाहर निकाल रहा है, फोर्सफुली बाहर निकाल रहा है, उसका एवरेज होता है 1000 से 1100 ml। तो 3 डाटा देख लिए। IRV का तो 2500 से 3000 है, ERV का 1000 से 1100 ml है, और टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 ml है। और जब उसको पर मिनट निकालेंगे बच्चों तो वो कितना आ जाएगा 6000 से 8000 आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो एग्जामिनर आपसे नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम पूछेगा तो आपको 500 ml ही बताने, अगर उसे मिनट में पूछना हुआ ना पर मिनट, तो वो आपको लिख के देगा कि टाइडल वॉल्यूम पर मिनट में बताओ, तो आपको ये डाटा ध्यान रखना है। वैसे टाइडल वॉल्यूम का हमें डाटा 500 ml ही ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो 3 वॉल्यूम पढ़ ली, अब नेक्स्ट वॉल्यूम देखो, फिर उसके बाद में 2-4 कैपेसिटी पढ़नी है, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हर बार क्वेश्चन पूछता ही है एग्जाम में, ठीक है। 3 वॉल्यूम तो पढ़ लिया, सॉरी। अब है एक और वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम RV। देखो क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, रामदेव बाबा सामने टीवी पे चला रखा है, फोर्सफुली बाहर एक्सपायर कर रहे हैं, हमने हमारी लंग्स के से जबरदस्ती सांस बाहर निकाल दी। फिर भी क्या होता है बच्चों, जबरदस्ती सांस बाहर निकालने के बाद में भी कुछ ना कुछ एयर का वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर रहता ही है। अब आप पूछोगे कि मैम इसका रीज़न क्या? इसका रीज़न है कि कहीं हमारे लंग्स पिचक ना जाए, हमारी एल्वियोलाई कहीं पिचक ना जाए, उसके लिए कहीं कोलैप्स ना कर जाए, उसके लिए क्या होता है कुछ ना कुछ वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर रहता है, ये रिमेनिंग रहता है, उस वॉल्यूम को हमको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। आप डेफिनेशन देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन। जब हमने रामदेव बाबा को देखते हुए जबरदस्ती से सांस बाहर भी निकाल दी तो भी क्या रहेगी, कुछ रिमेनिंग रहेगी एयर का वॉल्यूम, उसका अमाउंट होता है बच्चों 1100 से 1200 ml। ठीक है बच्चों, फटाफट से कंपाइल करूँ चारों वॉल्यूम को। 4 वॉल्यूम पढ़िए मैम टाइटल वॉल्यूम। जब कोई रामदेव बाबा नहीं चला रखा, आराम से मूवी चला रखी है, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, बाहर CR आई हुई है वो देख रहे हैं, अंदर बाहर सांस नॉर्मल ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 500 ml आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई जबरदस्ती योगा यागा नहीं करना, 500 ml मिनट में पूछ लेगा एग्जामिनर पर मिनट, तो 6000 से 8000 ml आ जाएगा पर मिनट। फिर हमने क्या किया, रामदेव बाबा को चला लिया, सियारा को किया साइड में, तो अब क्या किया, हम जबरदस्ती सांस अंदर ले रहे हैं, फोर्सिबल इंस्पिरेशन कर रहे हैं। उस टाइम पे जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2500 से 3000 ml। फिर हमने क्या किया, फोर्सफुली एक्सपिरेशन किया, जबरदस्ती सांस बाहर निकाली, उसका बच्चों वॉल्यूम होता है 1000 से 1100 ml। बच्चों फोर्सफुली एक्सपिरेशन के बाद में भी, जबरदस्ती सांस बाहर निकालने के बाद में भी एयर का कुछ वॉल्यूम हमारे लंग्स में रिमेनिंग रहता ही है, उसका बच्चों वॉल्यूम होता है 1100 से 1200 ml। ठीक है मैम, इतना समझ में आ गया। चारों वॉल्यूम कंप्लीट होगी, TV, IRV, ERV, RV। अब देखो क्या बोल रही है एनसीईआरटी, बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब्ड अबव। जब हम क्या करेंगे, जो फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है जो हमने ऊपर डिस्क्राइब किया, उनको जब ऐड कर देंगे, वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी, तो हमें क्या मिल जाएगी, कैपेसिटी मिल जाएगी। जो वॉल्यूम है उनको ऐड करना है तो क्या बन जाएगी, कैपेसिटी बन जाएगी, विच कैन बी यूज्ड इन अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। और उसका यूज़ किस में होता है बच्चों, उसका यूज़ होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस में। ठीक है, अब देखते हैं कैपेसिटी, 3-4 कैपेसिटी ये फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट जो कैपेसिटी हमारे सामने इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे IC। इंस्पायरेटरी देखते ही माइंड में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन से रिलेटेड है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। देखो क्या है, ध्यान से समझो, जब आपने नॉर्मल सांस बाहर निकाल दी, ठीक है, नॉर्मल सांस बाहर निकाल दी, तो उस नॉर्मल सांस बाहर निकालने के बाद में आप कितनी एयर क्या कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, उसको क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे। देखो कैसे, जब आपने
देखो बच्चों, ये कैसे होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसमें हमें क्या करना है, वॉल्यूम को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, देखो डेफिनेशन को ध्यान से समझो। नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद में जो एयर आप अंदर ले सकते हो लंग्स के, वो क्या होती है बच्चों, वो होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब आप खुद बताओ, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद में आप कौन कौन सी एयर अपने लंग्स के अंदर ले सकते हो। जब आपने नॉर्मल एक्सपीरेशन किया तो अब आपने नॉर्मल सांस बाहर निकाल दी, तो नॉर्मल सांस अंदर भी लोगे तो वो नॉर्मल इंस्पायर हो गया, मतलब टाइडल वॉल्यूम होगी। नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन को हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं ना। तो जैसे ही नॉर्मल आपने सियारा देखते हुए सांस बाहर निकाल ली, नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, तो अब आप नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद में सांस अंदर भी लोगे नॉर्मल, तो नॉर्मल इंस्पिरेशन हो गया। नॉर्मल इंस्पिरेशन को मैम हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। बट बच्चों, आप फोर्सफुली भी तो इंस्पायर कर सकते हो ना, आपके पास में कैपेसिटी है फोर्सफुली इंस्पायर करने की। अभी थोड़ी देर पहले हमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ा था, तो आप फोर्सफुली भी इंस्पायर कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं IRV। तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम और IRV को ऐड करना है, ठीक है। अब ऐसे ही एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगा। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को हम डिफाइन करेंगे कि हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन कर लिया, अब हमने नॉर्मल अंदर सांस ले ली, ठीक है बच्चों, हमने नॉर्मल सांस अंदर ले ली, तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो अंदर सांस ली उसे नॉर्मल बाहर निकालेंगे, तो टीवी बाहर निकालेंगे। मैम हम फोर्सफुली भी तो एक्सपायर कर सकते हैं ना मैम, हम ज़बरदस्ती भी तो सांस बाहर निकाल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ERV। तो ये हो गया हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद में, नॉर्मली सांस अंदर लेने के बाद में एक बंदा कितना एक्सपायर कर सकता है टोटल। तो मैम जो उसने नॉर्मली अंदर लिया वो पहले नॉर्मली बाहर निकालेगा, तो टाइडल वॉल्यूम बाहर निकालेगा। मैम वो फोर्सफुली भी बाहर निकाल सकता है, वो ERV बाहर निकालेगा। मैम जब इन दोनों को ऐड कर देंगे टीवी और ERV को, तो हमारे पास में EC आ जाएगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत कोशिश, मतलब मैं अपना 100% दे रही हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आगे बच्चों, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देखो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पढ़ो पहले। वॉल्यूम ऑफ एयर देन विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद में आपके लंग्स के अंदर कौन कौन सी एयर बच गई मुझे बताओ। मैम जब हमने नॉर्मल एक्सपीरेशन किया, नॉर्मल हमारी एयर बाहर निकाल दी हमने लंग्स से, तो लंग्स के अंदर मैम एक तो ERV बच गई जिसको मैं ज़बरदस्ती बाहर निकाल सकती हूँ। मैम मेरे पास RV बच गई जो कभी लंग्स से बाहर ही निकलती है, तो सही ना, लंग्स के अंदर बाहर ही निकलती, वो एक अलग बात है। तो बच्चों नॉर्मल एक्सपीरियंस, अभी आपको ये डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी माइंड में रखनी पड़ेगी। अगर डेफिनेशन माइंड में होगी तो खुद से आ जाएगा। आपको पता है कि नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद में आपके लंग्स में 2 एयर बची, आपको खुद को पता है इतना, तो अब आप जान चुके हो कि मैम एक तो वो एयर बच गई, वो वॉल्यूम बच गया एयर का जो मैं ज़बरदस्ती बाहर निकाल सकती हूँ, और मैम एक वो एयर का वॉल्यूम है, रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको मैं कभी बाहर ही नहीं निकाल सकती। तो ERV प्लस RV क्या होता है बच्चों, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होता है। वॉल्यूम एयर का वो वॉल्यूम जो नॉर्मल एक्सपीरेशन करने के बाद में आपके लंग्स के अंदर रिमेनिंग है। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन, ठीक है मैम, समझ में आ गया। अभी देखो थोड़ा सा कंपाइल करूँ, 3 कैपेसिटी पढ़ी है, एक तो IC पढ़ा है, एक EC पढ़ा है, एक FRC पढ़ा है। IC क्या होता है, जब हमने IC क्या होता है बच्चों, जब हमने क्या किया, नॉर्मल एक्सपायर कर दिया, मैंने नॉर्मल सांस बाहर निकाल दी, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, कौन कौन सी सांस अंदर ले सकती हूँ। मैम नॉर्मल सांस बाहर निकाली तो नॉर्मल सांस अंदर ले सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम अंदर ले सकते हैं। मैम मैं ज़बरदस्ती भी तो सांस अंदर ले सकती हूँ ना, ज़बरदस्ती भी तो एयर अंदर ले सकती हूँ ना, तो IRV भी ऐड कर दूंगी। मैम EC क्या होता है बच्चों, नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद में आप कितनी एयर बाहर निकाल सकते हो। मैम जब मैंने नॉर्मल इंस्पायर किया तो मैम मैं नॉर्मल एक्सपायर भी तो कर सकती हूँ, तो मैं टाइडल वॉल्यूम बाहर निकालूंगी। मैं ज़बरदस्ती भी तो बाहर निकाल सकती हूँ, तो मैम ERV बाहर निकालूंगी। FRC क्या होता है बच्चों, आपने नॉर्मल एक्सपीरेशन कर दिया, ठीक है, नॉर्मल एयर बाहर निकाल दी, उसके बाद में आपके लंग्स के अंदर कौन कौन सी एयर बच गई। मैम नॉर्मल एयर बाहर निकाल दी तो वो एयर बच गई मेरे लंग्स के अंदर जो मैं ज़बरदस्ती बाहर निकाल सकती हूँ, मैम ERV बच गई। और मैम वो एयर बच गई जो मैं कभी बाहर नहीं निकाल सकती, मैम RV बच गई, ठीक है। उसके बाद में देखो 2 कैपेसिटी बच गई, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस पर तो बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं। वाइटल कैपेसिटी की आप देखो ढंग से समझना, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब हमें मैक्सिमम वॉल्यूम देखनी है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपीरेशन। अब ध्यान से समझो, ज़बरदस्ती सांस बाहर निकालने के बाद में आप कितना मैक्सिमम एयर अंदर कर सकते हो। कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपीरेशन, ज़बरदस्ती सांस बाहर निकालने के बाद में बताओ बच्चों आप कितनी एयर अंदर ले सकते हो, खुद से बताओ मैक्सिमम कितनी। मैम जितनी मैंने ज़बरदस्ती बाहर निकाली, पहले तो मैं ज़बरदस्ती वो अंदर लूँगी, जो ज़बरदस्ती एयर बाहर निकालनी है ज़बरदस्ती वो अंदर लोगे तो ERV लोगे। फिर मैम मैं नॉर्मल सांस अंदर लूँगी तो मैम TV लूँगी। मैम फिर मैं ज़बरदस्ती भी तो और अंदर एयर ले सकती हूँ ना, तो मैम मैं IRV और लूँगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये
डेफिनेशन इसकी ऐसी है कि ज़बरदस्ती सांस बाहर निकालने के बाद में, फोर्सफुली एक्सपिरेशन करने के बाद में आप कितनी एयर अंदर ले सकते हो। सबसे पहले तो जो आपने फोर्सफुली एयर बाहर निकाल ली है, सबसे पहले तो आप उसको अंदर लोगे मैम फोर्सफुली एयर अंदर ले ली, उसके बाद में मैं जो मेरी नॉर्मल एयर है उसको अंदर लूँगी मैम फिर मैं फोर्सफुली एयर अंदर जो और ले सकती हूँ उसको भी अंदर लूँगी। तो इन तीनों को मिला के आपकी बनती है वाइटल कैपेसिटी। इसकी एक डेफिनेशन और है, जैसे मतलब फोर्सफुली एयर बाहर निकालने के बाद में जो हम मैक्सिमम एयर वॉल्यूम की क्या कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं, अंदर ले सकते हैं। वैसे इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना कि फोर्सफुली एयर अंदर लेने के बाद में मैं कितनी एयर बाहर निकाल सकती हूँ, ये भी तो हो सकता है ना। तो फोर्सफुल देखो फिर समझेंगे। दिस इंक्लूड ERV, TV प्लस IRV। और में क्या था, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट में कितनी कर सकती हूँ आफ्टर फर्स्ट इंस्पिरेशन के बाद में, कि जब मैंने फर्स्ट इंस्पिरेशन कर लिया, मैंने ज़बरदस्ती सांस अंदर ले ली, उसके बाद में मैं मैक्सिमम कितनी एयर बाहर निकाल सकती हूँ। देखो जितनी सांस मैंने ज़बरदस्ती अंदर ली, सबसे पहले मैं वो बाहर निकालूंगी। ज़बरदस्ती सांस अंदर लेती है उसको बोलते हैं IRV। फिर मैं नॉर्मल सांस जो है वो बाहर निकालूंगी। फिर मैं ज़बरदस्ती सांस और भी तो बाहर निकाल सकती हूँ ना। आई होप आपको समझ में आएगा। ज़बरदस्ती ज़्यादा होगी इस टॉपिक में। वाइटल कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है बच्चों की आप मैक्सिमम कितना इनहेल कर रहे हो, अंदर ले लो एयर को, फोर्सफुली एक्सपिरेशन करने के बाद में, फोर्सफुली सांस बाहर निकालने के बाद में। तो बच्चों पहले तो जो फोर्सफुली एक्सपिरेशन किया उसको अंदर लोगे, ERV को अंदर लोगे, फिर बच्चों नॉर्मल अंदर लोगे टाइटल वॉल्यूम, फिर फोर्सफुली इंस्पायर और भी तो कर सकते हो ना, तो IRV को और अंदर लोगे। अब दूसरे तरीके से भी इसको सोच सकते हैं, ये तो अंदर लिया, अब मैंने क्या कर लिया, फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर लिया, मैंने क्या कर लिया, अब सांस ज़बरदस्ती अंदर खींच ली, अब मैं कितनी मैक्सिमम अमाउंट एयर की बाहर निकाल सकती हूँ। सबसे पहले तो मैंने जो ज़बरदस्ती अंदर खींची है उसको बाहर निकालूंगी, फिर मैं टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकालूंगी, फिर मैं ERV को और बाहर निकाल सकती हूँ, तो उसको भी बाहर निकालूंगी क्योंकि इसने मैक्सिमम वर्ड लगाया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब उसके बाद में था टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी कुछ नहीं है। अब देखो VC ऐसी कैपेसिटी है जिसमें हमारी तीनों वॉल्यूम आ गया। आपने ऊपर पढ़ा होगा, हमें 4 वॉल्यूम पढ़ी थी, TV पढ़ा था, IRV पढ़ा था, ERV पढ़ा था, और अब एक वॉल्यूम बच गई रेजिडुअल वॉल्यूम। जब आप वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम को और ऐड कर देते हो तो वो बन जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। डेफिनेशन पढ़ लो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद में ज़बरदस्ती सांस अंदर लेने के बाद में आपके लंग के अंदर कितनी एयर है, वो सारी क्या टोटल लंग कैपेसिटी है। मैम ज़बरदस्ती सांस अंदर लेने के बाद में खुद से देखो, बच्चों समझना खुद को पड़ेगा, मैं समझाने की कोशिश करूँ। ज़बरदस्ती सांस अंदर लेने के बाद में देखो, सबसे पहले तो RV आपके लंग्स के अंदर है, वो तो आपने बाहर निकाली नहीं। ERV आपके लंग्स के अंदर है क्योंकि आप उसको ज़बरदस्ती बाहर निकाल सकते हो, आपने ज़बरदस्ती सांस अंदर ली है तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो, ये आपके लंग्स के अंदर है। टाइडल वॉल्यूम तो है ही, और IRV और है। समझ में आ रही है बात। तो ये तीनों तो क्या है मैम, ये तीनों तो VC है, वाइटल कैपेसिटी है, उसमें मैंने रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, टोटल लंग कैपेसिटी TLC बन गया। अब डेफिनेशन दोबारा से पढ़ लो एक बार, फिर आपको समझ में आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स, टोटल वॉल्यूम एयर की एकोमोडेटेड इन द लंग्स एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। किसके एंड में, फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद में कौन सी एयर हमारे लंग्स के अंदर है। तो मैम फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद में एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो हम कभी बाहर नहीं निकालते वो का, मैम ERV हमारे लंग्स के अंदर भी प्रेजेंट है, TV है, और मैम IRV है। इन सभी को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा मैम, टोटल लंग कैपेसिटी। आई होप आपको आज के टॉपिक समझ में आए होंगे, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। 2 टॉपिक पढ़े, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग और क्या पढ़ा है, वॉल्यूम और कैपेसिटी को। फटाफट से कंपाइल करो, 5 मिनट लगेंगे। सबसे पहले बच्चों मैकेनिज्म पढ़ा ब्रीथिंग का। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में ये बात है, प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। या फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बॉयल्स और चार्ल्स और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक बात हमें ध्यान रखना कि हम हमारे लंग के वॉल्यूम को डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, हमारी थोरेसिक कैविटी जो है, हमारा थोरेसिक चैम्बर है, उसके वॉल्यूम को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। एक बात हमें ये ध्यान रखनी कि मैम जो एयर है हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, तो हमें क्या करना है, जब हम इंस्पिरेशन करेंगे तो हम क्या कर देंगे, हमारा जो डायफ्राम है उसे कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे, तो हमारे लंग का वॉल्यूम बढ़ जाएगा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। मैम हमारे जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है उसको कॉन्टैक्ट करवा देंगे, तो मैम हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, रिब्स ऊपर उठ जाएगी, स्टर्नम ऊपर उठ जाएगी। तो हमने क्या कर दिया मैम, हमारा इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। जैसे ही हमारा इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो एक नेगेटिव प्रेशर आ गया लंग्स के अंदर कंपेयर टू एटमोसफियर। प्रेशर कम हो गया तो हवा क्या कर गई, बाहर से अंदर मूव कर गई। अब बाहर निकालना एयर को तो क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, डायफ्राम को और हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को रिलैक्स कर देंगे। जैसे ही मसल रिलैक्स हो गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी मैम, वॉल्यूम कम हो जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, स्लाइटली अबव होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और क्या कर जाएगी, एयर जो है हमारे लंग्स से बाहर मूव कर जाएगी। और मैम एक हेल्दी ह्यूमन का ब्रीथ रेट क्या होता है,
पर मिनट कितना टाइम 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होता है। और मैम स्पायरोमीटर का क्लिनिकल यूज़ करते हैं हम, उससे क्या कर सकते हैं, हमारी वॉल्यूम्स को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना ही था इसमें। और क्या था, हम हमारी जो स्ट्रेंथ है ब्रीथिंग की वो एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स। फिर उसके बाद में हमने वॉल्यूम देखी। सबसे पहले हमने देखी टाइडल वॉल्यूम, जो हम नॉर्मल सियारा मूवी देखते हुए इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं। 500 ml होता है उसका डाटा, और 6000 से 8000 ml पर मिनट हो जाएगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हमने ज़बरदस्ती सांस अंदर लिया, जो वॉल्यूम हमने ज़बरदस्ती एयर का अंदर लिया, वो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया, उसका डाटा होता है 2500 से 3000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो फोर्सफुली रेस्पायरेशन के दौरान हमने एयर को बाहर निकालना है। ठीक है, जो हमने फोर्सफुली क्या किया, एक्सपायरेशन की है, जो हमें ज़बरदस्ती सांस को बाहर निकालना है रामदेव बाबा के व्यायाम करते हुए, उसका वॉल्यूम होता है 1000 से 1100 ml। और फिर मैम एक वॉल्यूम आती है रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कभी भी हमारे लंग से बाहर नहीं निकलती, हमेशा रिमेनिंग रहती है, उसका डाटा होता है 1100 से 1200 ml। मैम जब हम वॉल्यूम को ऐड करते हैं तो कैपेसिटी बन जाती है। सबसे पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी वो कैपेसिटी है मैम जिसमें हम क्या करेंगे, टीवी और IRV को क्या कर देंगे मैम, ऐड कर देंगे। कि मैम हम क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल हमने क्या कर दिया, एक्सपायर कर दिया, उसके बाद में हम कितना वॉल्यूम एयर का अंदर ले सकते हैं। नॉर्मल एक्सपायर कर दिया तो सबसे पहले तो मैं नॉर्मल एयर अंदर लूँगी, तो टीवी, और मैं ज़बरदस्ती कितनी एयर अंदर ले सकती हूँ, फोर्सफुली IRV। ऐसे होता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, उसमें क्या आ जाएगा, टीवी प्लस ERV। फिर आ जाएगा मैम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, उसमें क्या आ जाएगा मैम, RV और ERV को ऐड करने। फिर क्या आ जाएगा मैम वाइटल कैपेसिटी, उसमें टीवी प्लस IRV और ERV को ऐड करना है। फिर आ जाएगा मैम टोटल लंग कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में जब हम रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो मैम क्या बन जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और थैंक यू। हमेशा हंसते रहो, अपना फेस ऐसे रखो और पढ़ते रहो।